वर्षों के बाद में महिला वाइस चांसलर पर जिम्मेदारी दी गई। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। नेक में A+ ग्रेड ये बड़ी उपलब्धि। नैक की ग्रेड नहीं होने का बहुत बड़ा खामियाजा विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ा। यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई हमारी हो जाती है तो उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक भेड़चाल सी हो गई है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाए। स्टाफ जो होना चाहिए उतना स्टाफ यहाँ नहीं है। 2026 की शुरुआत में हम इन रिक्तियों को भरने की स्थिति में हैं। आंदोलन बहुत होते हैं। जिन्होंने छात्र राजनीति करके राजनीति में अपना स्थान बनाया है और वो उससे मोटिवेट होकर राजनीति करना चाहें तो वो वजह काफ़ी है। जेन ज़ीज़ का आजकल बहुत स्मार्ट जनरेशन है। राजनीति में अवसर मिले तो आप तैयार हैं उसकी? विकल्प तो मैं भी खुले रखना चाहूँगी। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिज। दोस्तों, आज पॉडकास्ट के लिए हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में। प्रदेश का सबसे बड़ा और पहला विश्वविद्यालय है राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1947 में हुई, देश की आज़ादी वाले वर्ष में। लेकिन यहाँ के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधित्व का दशकों तक इंतज़ार रहा और वर्ष 2023 में यहाँ की पहली महिला कुलपति बनी प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, जो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका पॉडकास्ट। धन्यवाद। प्रोफेसर कटेजा UGC HRDC की पूर्व निदेशक हैं और महारानी कॉलेज की पूर्व प्राचार्य भी। इन्हें हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के तौर पर भी जानते हैं, जो देश प्रदेश के अर्थव्यवस्था और वित्तीय मामलों में जिनके सुझाव और विचार अक्सर सामने आते रहे हैं। मैम, सबसे पहले पॉडकास्ट में हम आपके सफ़र को जानने की कोशिश करते हैं। आपके स्कूली डेज़ में हम आपको लेकर के चलें, किस तरह से आपकी शुरुआत और एजुकेशन के प्रति किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एक्चुअली मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरे पेरेंट्स का हमेशा जोर ये रहता था कि अगर मैं अच्छा पढ़ूंगी, अच्छा परफॉर्म करूंगी तो मेरे छोटे भाई बहनों पे उसका असर आएगा। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से तैयार किया, बहुत सिंसियरली पढ़ना है और कितनी मेहनत करनी है, खुद वो हमारे साथ में लगे रहते थे। तो इसलिए मैंने बोर्ड में भी, राजस्थान बोर्ड में भी टॉप किया और अपने भाई बहनों को पढ़ाती भी रही मैं बराबर। तो साथ साथ सब ये चलता रहा। मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो बैंक में थे और तो मुझे कई स्कूलों में पढ़ने का मौका मिला। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कई टीचर्स को देखने का मौका मिला। टीचर हमेशा स्कूल में बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। जब मैंने कई टीचर्स को देखा और कईयों ने जब मुझे प्रभावित किया, तो मेरे मन में ये कहीं ना कहीं ये हुआ कि मैं भी इस प्रोफेशन में आऊँ। हालांकि जब मैंने राजस्थान बोर्ड टॉप किया था तो मुझे उस समय एक ये गाइडेंस भी मिला कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ और उसके लिए मैंने फिर प्रयत्न भी किया। लेकिन क्योंकि मुझे UGC जो नेट है उसके थ्रू मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो मेरे जो सुपरवाइज़र थे जब मैं PhD कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे और सिविल सर्विसेज को ना करके आप इस टीचिंग प्रोफेशन में आए। तो इस तरीके से मैं फिर फाइनली मैं टीचिंग में आई। अदरवाइज़ मुझे ऑप्शन तो सिविल सर्विसेज का भी गाइड किया गया। तो पहले आपका इंटरेस्ट भी रहा कि सिविल सर्विसेज की तरफ? जब हम स्टूडेंट होते हैं तो इतने रॉ होते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम उस समय डिसाइड कर सकते हैं। उस समय हमें जब कोई बताता है कि हाँ आप IAS बनोगे, आप ये कर सकते हो, तो वो बनना चाहते हैं। थोड़े दिनों बाद हमें लगता है कि ये अच्छा है। तो ऐसा कुछ तय नहीं है। गाइडेंस और मोटिवेशन उस दौरान में बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत बदलता भी रहता है मुझे लगता है। तो मैंने सिविल सर्विसेज में अपीयर भी हुई, मैंने क्वालिफाई भी किया। फिर मेरे जब सुपरवाइज़र ने कहा कि नहीं, आपको JRF डिसकंटिन्यू करना है और फिर ही आप सिविल सर्विसेज दें, तो उससे बेहतर होगा कि आप पहले ये PhD कंप्लीट कर लें और तब फिर आप दीजिएगा UPSC। फिर फाइनली मैं टीचिंग में आ ही गई। राजस्थान विश्वविद्यालय तो काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है। 78 वर्षों के बाद में यहाँ पर महिला वाइस चांसलर के नाते आपको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। किस तरह आप देखते हैं कि कितनी चुनौतियाँ थी? 45वें वाइस चांसलर के रूप में आप यहाँ पर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे, तो किस तरह से आपने देखा कि जब यहाँ की शुरुआत रही तो क्या कौन से चैलेंजेस थे और किस तरह से उनका समाधान आपने किया?
मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि महिला कुलपति के रूप में मैं राजस्थान जैसे विश्वविद्यालय को लीड कर सकूँ। हर संस्था की कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। ये संस्था बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी है, एक राजधानी में स्थित है, तो इसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं बहुत सारी, लेकिन साथ ही साथ में बहुत पुरानी संस्था होने के कारण यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना होता जा रहा है, ऐसी कुछ चुनौतियाँ भी थीं। तो जब हम नैक एक्रेडिशन के लिए गए तो उस समय एक स्वॉक एनालिसिस जो होता है, जिसमें हमें स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और जो चैलेंजेस हैं वो सब बताना होता है। हमारा प्रयास यही रहा कि हम हमारी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें, हम ये बताएं कि वीकनेसेस को ओवरकम करते हुए हम जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको एनकैश करेंगे और चैलेंजेस का सामना करते हुए हम अपने आप को स्थापित करेंगे। तो वही कर पाए, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छे से हाईलाइट कर पाए और इसीलिए हम A+ ग्रेड भी प्राप्त कर पाए। नेक में A+ ग्रेड, ये बड़ी उपलब्धि। किस तरह से इसके बाद में चीज़ें बदलने लगी, या कुछ ऐसी उम्मीदें आपको कि अभी और भी चैलेंजेस जो है वो हल हो जाने वाले हैं? देखिए, नैक की ग्रेड नहीं होने का बहुत बड़ा खामियाजा विश्वविद्यालय को भुगतना पड़ा, क्योंकि जब पीएम रूसा की जो फंडिंग हुई उसमें 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हो सकती थी, वो उससे विश्वविद्यालय वंचित हो गया। और अब हमें ग्रेड मिली है, अब हमारे प्रपोजल जाएंगे मार्च तक, उसके बाद में वो प्रोसेस होंगे और वो फिर आएंगे, तब जाकर के कोई काम शुरू होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान विश्वविद्यालय को हुआ है। वाइस चांसलर बनने के बाद में स्टूडेंट्स, स्टाफ, टीचर्स, इन सब का तालमेल बिठाने की भी एक बड़ी चुनौती होती है। किस तरह से उस चुनौती को आपने देखा और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करी? ये विश्वविद्यालय एक परिवार है और इस परिवार में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कई तरीके की समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए इसी को समझते हुए ये कोऑर्डिनेशन बिठाने का प्रयास किया गया और हमने ये कोशिश की कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन का जो गैप है वो कम हो। उसके लिए नियमित संवाद हो। हम कई कार्यक्रम करते हैं और एक विशेष कार्यक्रम जिसको हम आनंदम के नाम से हम जानते हैं, उसमें हमने ये भी प्रयास किया कि जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो समाज से जाकर भी इंटरेक्ट करें। आनंदम ने आनंद जगाया स्टूडेंट्स में कि इस आनंद के साथ आप कैसे स्टडी को कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री होकर के कर सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हायर स्टडीज़ में आजकल बच्चे बहुत प्रेशराइज महसूस करते हैं। वहाँ पर आनंदम जैसे प्रयोग मेरे ख्याल से बहुत अच्छे और सफल होने वाले हैं। मैं कुछ अगर बात करूँ, हम तकनीक के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी AI जैसी तकनीक जो है वो अब विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने लगी है हायर स्टडीज़ में। किस रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय इसके लिए तैयार है? क्या कोई कोशिशें उसकी दिशा में? देखिए, हम एक बहुत पुराने विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ही कन्वेंशनल कोर्सेज़ चल रहे हैं, लेकिन समय की मांग है। अब हम अगर इसके अनुरूप अपने आप को नहीं ढालेंगे तो शायद इररेलेवेंट हो जाएंगे। इसलिए इन कोर्सेज़ को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना है और हम बहुत ही स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ और जैसे AI वगैरह के कोर्सेज़ हैं, इनको हम इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग नई फैकल्टी लेंगे और नए करिकुलम तैयार होंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ में परंपराएं भी आपने कहा कि वेद, उपनिषद। यस, डेफिनेटली। देखिए, ये मतलब ये कहना कि परंपरा है, नहीं, ऐसा नहीं। उसके बिना तो हम हमारी संस्कृति को अगर छोड़ के करेंगे तो वो बेमानी है। ऐसा विकास तो कोई मतलब ही नहीं रखता है। इसलिए हमारे यहाँ पर स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट्स में वेद, उपनिषद इनको सम्मिलित किया गया है, करिकुलम में इनको पढ़ाया जा रहा है और गीता जयंती लगातार 3रे वर्ष हम मना रहे हैं। तो 21वीं सदी में गीता की क्या रेलेवेंस है, इसको भी स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है और गीता को सिर्फ दर्शन मात्र न समझ करके उसका क्या उपयोग है, हम अपने जीवन में किस प्रकार उसका समस्याओं का सामना करने में कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम व्याख्यान करा रहे हैं। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके कई व्याख्यान हम लोग करा रहे हैं। तो एक साथ सारी चीज़ें, मतलब हम चलें तो अपनी संस्कृति भी साथ हो और नई जो चीज़ें हैं, मॉडर्न जो चीज़ें हैं, उनको भी साथ लेकर के चलें। लेकिन मैम, एक बात हम देखते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास होता है, डिग्री लेकर के निकलता है,
लेकिन उस डिग्री का उस समय कोई महत्व नहीं रह जाता जब उसके हाथ में कोई रोज़गार नहीं होता है। क्या प्लेसमेंट जैसी चीज़ें भी अब राजस्थान विश्वविद्यालय या हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों में होने लगी है? क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? किस तरह के रिजल्ट उसमें हमें मिल रहे हैं? देखिए, प्लेसमेंट फेयर्स लगते हैं विश्वविद्यालयों में, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा चंक जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स का है, जो कि फर्दर स्टडीज़ के लिए जाता है। हमारे यहाँ पीजी के स्टूडेंट्स फिर पीएचडी में जाते हैं, और पीएचडी वाले फिर प्लेस होने के लिए फिर आरपीएससी वगैरह करते हैं। तो जहाँ पर फर्दर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ प्लेसमेंट फेयर्स इतने रेलेवेंट नहीं होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी हमने लगाए हैं। पिछले 2 साल से हम लोग लगा रहे हैं और कुछ बच्चे प्लेस भी हुए हैं। लेकिन जो रेलेवेंट है चीज़ यहाँ पर वो ये है कि चाहे यूजी के कोर्सेज हों और चाहे पीजी के कोर्सेज हों, आजकल उसमें एनईपी में इंटर्नशिप बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो हमने वो इंटर्नशिप का मौका उन बच्चों को दे रहे हैं। हमने कई उद्योगों के साथ में, सोसाइटीज़ के साथ में, एनजीओज़ के साथ में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में एनजीओ जो है एमओयूज़ किए हैं, और उन एमओयूज़ में हम उन बच्चों को इंटर्नशिप का अवसर दे रहे हैं। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वे वहाँ पर फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, वे बाद में अपनी स्टडी कंप्लीट करके वापस लौट सकते हैं, वे वहाँ रिसर्च कर सकते हैं। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुली हैं। इन एमओयूज़ में मैं कुछ नाम तो ज़रूर लेना चाहूँगी, जैसे नेस्कॉम है, जैसे टीसीएस है, जैसे लघु उद्योग भारती है। इनके साथ में हमने एमओयूज़ किए हैं। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को जॉब दिलाने की। मार्केट और इंडस्ट्री से हम अब कनेक्ट होने लगे, कनेक्ट, जो एक बड़ा गैप हुआ करता था। यस, वो एनईपी में अब तो सबके लिए मैंडेटरी है, वो करना ही होगा। लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत सिंसियरली एफर्ट करके हमने कई एमओयूज़ हमने किए हैं, और बच्चों को धीरे धीरे बताया जा रहा है कि इसमें वो बच्चे किस प्रकार से पार्टिसिपेट करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एनईपी की बात आपने कही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के अगर हम जानना चाहें कि हायर स्टडीज़ में इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अभी तक कितना काम हुआ है, और हमारे राजस्थान में इसके किस तरह के परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं? एनईपी पूरे देश में लागू हो गया, लेकिन राजस्थान में कुछ लेट लागू हुआ, और वर्ष 2023 से पहला बैच निकलना शुरू हुआ, और ये धीरे धीरे अब जैसे थर्ड बैच अब चल रहा है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स और इवन मैं तो कह रही हूँ कि जो महाविद्यालय हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी उसकी बारीकियों को अभी तक समझ ही रहे हैं। इसी कारण से ये हो रहा है कि जब स्टूडेंट बिल्कुल पहले की तरह ही कैजुअली ले रहा है, वो मिड टर्म इवैल्यूएशन नहीं समझ रहा, वो इंटर्नशिप की वैल्यू नहीं समझ रहा, वो अगर ये नहीं समझ रहा कि किस प्रकार से कंटिन्यूस असेसमेंट होगा तभी वो जाकर के डिग्री कंप्लीट होगी, तो कुछ गैप्स जहाँ पर हम देख रहे हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा अभी थर्ड बैच शुरू हुआ है, तो इसमें अभी इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज की भी कई समस्याएं हैं, और धीरे धीरे उनको हम एड्रेस भी कर रहे हैं। धीरे धीरे वो पटरी पर आने लगेगा। लेकिन एक बात यह है कि आपने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आरपीएससी की तैयारियां करते हैं, यूपीएससी की तैयारियां करते हैं, लेकिन इनको तैयारियों के लिए कोचिंग क्यों जाना पड़ता है? ये यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई हमारी हो जाती तो उसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं? महेश जी, आपको शायद वो समय याद होगा जब एमए करते ही लेक्चरर बन जाते थे, और जॉब मतलब मास्टर्स की डिग्री मतलब जॉब पक्का होता था। अब क्या हो रहा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया है, और बहुत ज़्यादा संख्या में पास आउट हो रहे हैं, उतनी सरकारी जॉब्स नहीं हैं। तो सरकारी जॉब पाना है अगर, तो उसके लिए अब दूसरी चीज़ शुरू हो गई। उसके लिए शुरू हो गया कि अब वहाँ पर एक अलग से एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम में आपके सब्जेक्ट के साथ में जनरल नॉलेज भी होगा, राजस्थान के बारे में भी पूछा जाएगा, कई दूसरी चीज़ें भी पूछी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये डिग्री नहीं, जैसा कि पहले था कि मास्टर्स किया उस डिग्री से जॉब मिल जाएगा, अब वो नहीं है। अब आपको एक दूसरा एग्ज़ाम फेस करना है, तो सारा फोकस बच्चे का बदल गया। अब वो जाकर के सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहा है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो कि मुझे लगता है कि अगर रेगुलरली यहाँ पर पढ़े वो बच्चा, और खुद जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, उसको पढ़ करके वो खुली अपडेटेड रहे, तो भी वो कर सकता है। लेकिन नहीं, वो एक भेड़चाल सी हो गई है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हम राजस्थान यूनिवर्सिटी को कहते हैं।
एक बड़ा लार्ज नंबर जो स्टूडेंट्स का वो यहाँ पर है, लेकिन उनके हिसाब से जो टीचर्स यहाँ होने चाहिए उस मुताबिक टीचर्स अभी यहाँ पर नहीं हैं। स्टाफ जो होना चाहिए उतना स्टाफ यहाँ नहीं है। इस दिशा में कोई प्रयास हो पाए आपके? बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, वैकेंसी है, ये बात सही है। और हमने राज्य सरकार को और राज्यपाल महोदय को भी इसके बारे में अवगत कराया है और वहाँ अप्रोच बहुत सकारात्मक है और उन्होंने हमें ये आश्वस्त भी किया है कि बहुत जल्दी हम इस दिशा में प्रगति करेंगे और मुझे लगता है कि 2026 की शुरुआत में हम इन रिक्तियों को भरने की स्थिति में हों। जो स्टूडेंट टीचर का रेशो होता है उसके मुताबिक अभी काफ़ी बड़ा गैप है। हाँ, गैप है। और उसके लिहाज से स्टूडेंट्स को सफ़र भी करना पड़ता है? नहीं, सफ़र इस मायने में उतना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हम गेस्ट फैकल्टी से हम कक्षाएं तो लगा लेते हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी सिर्फ कक्षा पढ़ाती है, जबकि जो एक रेगुलर टीचर होता है वो कक्षा पढ़ाने के साथ ही उनकी रिसर्च भी कराते हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, वो उनको गाइडेंस के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो एक गैप तो रहता ही है। एक आपके यहाँ पर आंदोलन बहुत होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक राजनीति का अखाड़ा सा बन जाता है। स्टूडेंट्स आए दिन यहाँ पर शोरगुल करते नज़र आते हैं, नारेबाजी होती रहती है। प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में खींचतान आखिर क्यों बनती है और क्यों आंदोलन आपको लगता है कि इतने सारे यहाँ पर नज़र आते हैं? वैसे तो चाहे प्रशासन की बात करूं या विद्यार्थियों की या शिक्षकों की बात करूं, हम सबका उद्देश्य एक ही है, शैक्षिक उन्नयन। तो कोई टकराव की कोई वजह नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारे हमारे सामने ऐसे आदर्श हों जिन्होंने छात्र राजनीति करके राजनीति में अपना स्थान बनाया है और वो उससे मोटिवेट होकर राजनीति करना चाहें, तो वो वजह काफ़ी है। तो मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय केवल पढ़ाता नहीं है, यहाँ से राजनेता भी बना देता है? यहाँ बहुत राजनेता बहुत यहाँ से बने हैं, बहुत राजनेता बने हैं। स्टूडेंट्स में से नहीं, टीचर्स में से भी बने हैं? हाँ, टीचर से भी बने हैं, यस, बिल्कुल बने हैं। और काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स से भी जो बने हैं वो आज विधानसभा में हैं, एमएलएज हैं, मंत्री बने हैं काफ़ी। तो टीचर्स एसोसिएशन के आंदोलन भी उससे प्रेरित आप मानते हैं? नहीं, टीचर्स एसोसिएशन का उद्देश्य राजनीति करके राजनीति में जाना नहीं है, वो तो शिक्षकों की समस्याएं उठाना है, वो अलग उद्देश्य है बिल्कुल। तो टीचर्स की भी काफ़ी परेशानियां हैं? हाँ, टीचर्स की भी परेशानियां रहती हैं। देखिए क्या है कि हम एक सरकारी एक सेटअप में हैं और जिस तरीके से जिस गति से चीज़ें चलती हैं उसमें हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब हमारे अधिकार जो हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति सब ज़्यादा सतर्क होते हैं और हमारे जितने अधिकार हैं वो सहज हमें तुरंत मिल जाने चाहिए, तो और नहीं मिलने पे थोड़ा असंतोष भी हो जाता है, तब फिर वे आंदोलन की राह पकड़ लेते हैं। मैम, मैं खुद राजस्थान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ और प्राउड है इस बात पे कि हम यहाँ इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। लेकिन एक परेशानी जो हमने देखी स्टूडेंट्स के बीच में, वो आपके यहाँ हॉस्टल्स की है कि हॉस्टल्स जो है हमारे उस मुताबिक अपग्रेड नहीं है। जो आज हम देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जितनी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलती है, हालांकि वहाँ पर एक मोटा पैसा, एक मोटी फीस चुकानी भी पड़ती है, गवर्नमेंट की अपनी चीज़ें हैं, तो कैसे लेकिन ये दुरुस्त हो पाए कि स्टूडेंट्स को कुछ अच्छी फैसिलिटी हॉस्टल्स के रूप में मिल पाए यहाँ? जैसा कि आपने खुद कहा कि ये विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है। दूसरी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन को कैटर करता है। बाहर से आने वाले विद्यार्थी यहाँ पर हॉस्टल में रहना प्रेफर करते हैं। हमारे संसाधन सीमित भी हैं और ओवर एक्सप्लॉइटेड भी हैं और उनका मेंटेनेंस रिसोर्सेज कम होने की वजह से उतना नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली वो जो समस्या है वो तो रहेगी, वो तो उसमें आएगी ही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए कुछ फंड मिल जाए, तो हम उसके लिए जगह जगह पर हम प्रपोजल्स भी भेज रहे हैं। नए हॉस्टल बने, पुरानों को अपडेट किया जाए, यही समस्या का। हम रिसर्च में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आजकल रिसर्च पर अब जोर दिया जाने लगा है। क्या राजस्थान विश्वविद्यालय एक बहुत प्रतिष्ठित नाम रहा है? देखिए, अब तो नैक की एक्रेडिटेशन अगर कराना है तो रिसर्च को तो फोकस करना ही होगा और वो लोग
नैक की ग्रेडिंग के लिए, NIRF की रैंकिंग के लिए अगर रिसर्च करते हैं तो उनका फोकस ये रहता है, और वो मैंडेटरी कर सकते हैं कि हर टीचर को इतना पब्लिकेशन देना है, और पब्लिकेशन के लिए वो इंसेंटिव भी दे सकते हैं, और तमाम सब तरीके वो काम में ले सकते हैं। हम एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हमारे यहाँ पर हम मैंडेटरी करके कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम इंसेंटिव देते हैं, हम टीचर्स एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं, हम टीचर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं अगर उन्होंने अच्छी रिसर्च की है तो। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारी रिसर्च जो है उसको वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड हमको रिकॉग्निशन मिल रहा है, और रिसर्च में अच्छा स्कोर कर पाने के कारण भी हमें नैक की अच्छी ग्रेडिंग मिली है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ को कहा जाता है कि ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, क्या वाकई में ऑटोनॉमस हैं? एकेडमिक ऑटोनॉमी है, हम जो कोर्सेज़ हैं उनमें हम करिकुलम चेंज कर सकते हैं, करते रहते हैं हम उनको। और ऑटोनॉमी अगर हम फिनेंशियल बात करें, हाँ, उसमें हमारी उतनी ऑटोनॉमी नहीं है, हम उस पर उसके लिए हम सरकार पे निर्भर रहते हैं, तो फुल्ली ऑटोनॉमस उस मायने में नहीं है, लेकिन हाँ एकेडमिक ऑटोनॉमी हमारे पास है। कभी एक वक्त होता था कि दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नंबर लगभग नगण्य सा हो रहा है। नहीं, उसका रीज़न तो ये भी है कि कई जगह यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, तो अब उन्हें इतनी दूर आने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कितनी कम थी, इसलिए वे दूर से ट्रैवल करके यहाँ आते भी थे। अब तो राजस्थान में भी इतनी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, विदेशों में भी खुल गई हैं, स्टेट मतलब पूरी जगहों पे खुल गई हैं, इसलिए नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, कई डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि रिसर्च हमारे यहाँ की जो है, उनको कितना साइटेशन कितना हो रहा है और रिसर्च के अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये रिकॉग्निशन है। और आजकल तो रिसर्च के लिए जो रैंकिंग वगैरह में जो मार्क्स मिलते हैं, जो स्कोर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उससे आप जजमेंट कर सकते हैं ना कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होने के साथ साथ में एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो मैं कुछ सवाल अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अभी आप किस तरह देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है, किस तरह से भविष्य के संकेत आप देखते हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों की हम अगर बात करें तो देश ने बहुत तेज़ी से प्रगति की और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं अब। और जो विज़न हम लेकर के चल रहे हैं, विकसित भारत 2047, वो हम अचीव करने के लिए बहुत ही क्लियर एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। हमने बहुत टारगेट्स अपने फिक्स कर लिए हैं, हमें इस क्षेत्र में ये करना है, उस क्षेत्र में इतना टारगेट करना है, इस वर्ष तक इतना अचीव करना है। तो डेफिनेटली ये टारगेट ओरिएंटेड एक ग्रोथ पाथ को हम लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये गोल्डन पीरियड है, अमृत काल जिसको हम कह रहे हैं। इस अमृत काल में ये सब अचीव करके जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, जब ये जो जनरेशन जो आज यूथ है ये उसको देखेगी और इस विकास का लाभ रहेगी, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि लाभार्थी होंगे वो उस समय, आज तो सारथी बन रहे हैं वो, तो डेफिनेटली बहुत एक अच्छा पीरियड सामने आएगा। विकसित राजस्थान के सपने में भी हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी राज्य सरकार कई तरह की योजनाओं के साथ में आगे बढ़ रही है। कैसे आप देखते हैं राज्य के विकास में क्या चीज़ें और सार्थक हो सकती, क्या कुछ आपके सुझाव एज ए इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं? देखिए, अगर विकसित भारत बनना है 2047, तो विकसित राजस्थान बने बिना तो आ नहीं सकता, क्योंकि हम सबसे बड़े प्रदेश हैं। सबसे बड़े प्रदेश को भी अगर विकसित राजस्थान बनना है 2047, तो उसके लिए विजन तैयार कर दिया है। रीति जो है, नीति आयोग की तरह ही उसी तर्ज पर रीति भी बना है। उन्होंने विकसित राजस्थान एट 2047 पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है और उसमें हर क्षेत्र के लिए टारगेट्स यहाँ पर भी तैयार कर लिए हैं। लेकिन मुझे पर्सनली जो लगता है वो ये है कि हम सबसे बड़े प्रदेश होने के साथ ही साथ बहुत विभिन्नताओं से भरे हुए हैं और कई तरीके की टूरिज्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको अभी तक हमने उतना एनकेश नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो हमें ज़रूर करना चाहिए, उसको टैप करना चाहिए। अगर हम यूरोप जैसे देशों में जाते हैं तो हम देखते हैं उनके पास में होता कुछ नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो उसको इस तरीके से हाईलाइट करते हैं, इतनी मार्केटिंग करते हैं उसकी, वो हमें करनी चाहिए। और हमारे टूरिज्म में जितनी भी अवसर हैं उनको हमें ज़रूर भुनाने चाहिए। दुनिया की बात आपने कही मैम, अगर ऐसा हो कि दुनिया पूरी कैशलेस हो जाए
तो क्या हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है? क्या हम उसके मुताबिक? देखिए, यूपीआई जो पेमेंट्स हो रहे हैं उसमें तो भारत ने मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, और कैशलेस हो रहे हैं हम धीरे धीरे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उसके जो फ़ायदे हैं, जैसे कि करप्शन कम होगा, ब्लैक इकोनॉमी कम हो जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ में जो चैलेंज है सबसे बड़ा, वो है साइबर फ्रॉड्स का। हमारे जो डिजिटल हमारी जो एक्सेस है वो सब तक होना, जो अभी कुछ एरियाज़, रूरल एरियाज़ में उतनी नहीं है, या फिर जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी का इशू, उसको हमें ज़रूर हैंडल करने की ज़रूरत है। अगर ये हम कर पाए तो बहुत ही एक विन विन सिचुएशन होगी। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं ही उसके, डिजिटल होने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। पॉडकास्ट के आखिरी सेगमेंट में हम आपसे कुछ आपके पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर के भी सवाल करना चाहेंगे। अगर टाइम मशीन मिले आपको और आपको लगे कि स्टूडेंट लाइफ में वापस जाना है, जीना है, क्या चीज़ करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ जो होती है वो सबकी गोल्डन लाइफ होती है। तो मैं अपने कॉलेज लाइफ को फिर से जीना चाहूँगी, और मैं आजकल के इन जो जेन जी है उसको देख करके मुझे ये लगता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, तो मैं उसको फिर से जीना चाहूँगी। कॉलेज से बंक मार के मूवी देखना? कभी नहीं देखी, हमने कभी नहीं देखी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, और मेरे से हमेशा पेरेंट्स ने अपेक्षा रखी कि बहुत सिंसियर, बहुत पढ़ाकू, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। बहुत ज़्यादा, तो हमने ये सब कभी किया ही नहीं, जबकि मुझे लगता है कि ये भी कर लेना चाहिए। तो जेनजीज का आजकल बड़ा हाँ, बहुत स्मार्ट जनरेशन है, बहुत स्मार्ट जनरेशन है, और बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। वो हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खेल रहे हैं, सिर्फ दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, वो पढ़ भी अच्छा रहे हैं, वो एक्सेल कर रहे हैं हर फील्ड में, तो अच्छी बात है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो यहाँ के कई स्टूडेंट्स तो राजनीति में गए, कई टीचर्स ने भी राजनीति में अपने झंडे गाड़े यहाँ, और कई बड़े पदों तक पहुँचे, केंद्रीय मंत्री तक यहाँ से निकले। क्या लगता है आपको कि राजनीति में अवसर मिले तो आप तैयार हैं उसके लिए? वैसे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, टीचिंग प्रोफेशन से हैं, उन्हें जाना चाहिए, और विकल्प तो मैं भी खुले रखना चाहूँगी, और अगर मुझे अवसर मिलेगा तो डेफिनेटली जाऊँगी। अक्सर हम देखते हैं कि टीचर्स अगर कोई राजनीति में जाते हैं और अगर मान लीजिए एमएलए बन जाए, मंत्री बनने की बारी आए, तो उनको एजुकेशन मिनिस्टर तक बना दिया जा रहा है। आपको लगता है कि कुछ और ऐसे अवसर उनको मिलने चाहिए उसमें कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स जो है वो लीड कर सकते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन वहाँ पर काम आ सकता है? देखिए, एजुकेशन फील्ड से आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन फील्ड में, जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स की हूँ, तो मेरा उपयोग तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है ना। तो ऐसे बहुत जगह, बहुत सारी जगह हो सकती हैं वहाँ उपयोग। हाँ, वो तो एक्सपर्टीज के ऊपर है ये। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो ठीक है, वो तो ओवरऑल सबको देखने के लिए। पॉडकास्ट के आखिर में मैम, राजस्थान विश्वविद्यालय के और पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए आपका एक संदेश, टीचर्स के लिए एक संदेश क्या होगा? टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए यही संदेश है कि विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करें, अच्छे नागरिक बने और अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान अगर वे बनते हैं तो शिक्षा का सही मायने में उपयोग वो करते हैं। सिर्फ रोजगार पाना और सिर्फ अपनी दिनचर्या जीते रहना, ये तो कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हम अगर अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे नागरिक होते हैं, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सही मायने में वो शिक्षा है। आज की शिक्षा में मॉरल एजुकेशन का भी जो इन्वॉल्वमेंट है वो अब काफ़ी होने की ज़रूरत महसूस की जाने लगी है, और ये आधुनिक जो पढ़ाई है उसके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आवश्यक है। आज आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।